और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसे कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कौन से प्राणायाम से उसे फायदा होगा, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम 7 पिलर्स की बात कर रहे थे, उनमें से 4th पिलर है हमारा एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी होता है? भगवान ने जो भी चीजें बनाई है ना, वो हमारे यूज के लिए बनाई है जी। तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, राइट? तो पसीना क्यों निकलता है? बिकॉज पसीना हमारे बॉडी की टॉक्सिन्स को रिलीज कराता है जी। तो एक्सरसाइज जो है वो मैंडेटरी है, नॉट जस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इन जनरल हम सभी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरे गुरु तो कहते थे कि अगर एक्सरसाइज नहीं की, अगर पसीना नहीं निकला है तो तुमको भोजन करने का कोई हक नहीं है। पहले टॉक्सिन्स रिलीज करो और उसके बाद कुछ इनटेक करो। जी। तो विदाउट स्वेट नो फूड, ये सिंपल प्रिंसिपल था। उसका कारण ये है कि एक्सरसाइज जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को तो रिलीज करता है, उसके साथ में एक्सरसाइज करने के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जिसे हम डोज हार्मोन कहते हैं। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये जो चारों हार्मोन है इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। क्यों हैप्पी हार्मोन्स? क्योंकि हमारे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सबका बोलते हैं ना भगा देते हैं। जहाँ डोज हार्मोन्स आ गए, बोलते हैं डोज है हमारे दोस्त, द बेस्ट फ्रेंड्स। तो जहाँ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स डोज हार्मोन्स आ गए, और ये हमारे डेली डोज है, वी नीड अ डेली डोज ऑफ ऑल दीज 4 हार्मोन्स। तो जहाँ पे ये आ जाते हैं वहां से इस जितनी नेगेटिविटी वो दूर दूर तक भाग जाती है। इससे बहुत जरूरी कि इनका डेली डोज हम जरूर लें। और डेली डोज लेने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ सप्लीमेंट्स खाने हैं, कुछ इंजेक्शन लेना है। आजकल क्या बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल कुछ भी विटामिन उसकी दवा ले लो, कैल्शियम उसकी दवा ले लो, भाई हमें कुछ हार्मोन्स खाने उसके इंजेक्शन ले लो। अरे भाई, नेचर ने, भगवान ने जो चीज बनाई है उसको नेचुरली सिक्रीट करने के भी सिस्टम्स बनाए हैं। हमें मेहनत तो करनी नहीं है, खाली पैसे देने, खरीदने और उसको पॉप करते जाना है। एंड दे क्रिएट सो मच ऑफ साइड इफेक्ट्स। जी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऑटोमेटिकली डोज हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और हमें बहुत हैप्पी रखता है। और जो प्रेगनेंसी में इतने मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़े थोड़े डिप्रेशन वगैरह भी बोलते हैं, तो वो सबको भी वो बहुत हद तक ठीक करता है, हमें हैप्पीनेस हमारे अंदर लेके आता है। साथ ही साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्डियोवास्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट होते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी मूव करती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी मोबिलिटी रहती है, और उस मोबिलिटी के कारण हमारे बहुत क्या बोलते हैं ना, एक हमारे लिए इम्यूनिटी हमारी बेटर होती है, हमारा स्ट्रेंथ बेटर होता है, हमारा इंड्योरेंस बेटर होता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेग्नेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि हमें बेबी डिलीवर करना है। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारा बेबी डिलीवर हो। तो डिलीवरी के टाइम में आपकी बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी
तो वो उतनी अच्छे से बेबी को डिलीवर करने में सक्षम होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम राइट एक्सरसाइजेस करते रहें। इनफैक्ट जब हमारा दादी नानी का जमाना था उसमें तो वो इतना कुछ कर लेते थे जिसके जो तो हम बिना प्रेगनेंसी के भी नहीं कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटी अलग लेवल की थी, हमारी अलग है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। हमारा इसमें कोई एज सच कोई मिस्टेक नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गई है, बहुत कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, तो उसके कारण सिचुएशन बदल गई है। बट यस, इन शॉर्ट, एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, हमें करना ही करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ कुछ कॉशंस हैं। जी बिल्कुल। पर आप ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस हमारी प्रेग्नेंट माओ को बता सकती है जो वो कर सकती है? बिल्कुल, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस काफी सेफ हैं जो कर सकते हैं, बट अगेन मैं जैसे बार बार कहती हूँ, एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, एवरी मदर इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। तो मैं जो recommended और very easy exercises हैं उसमें भी मैं कहूँगी प्लीज कंसल्ट योर गायनेक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अपने गायनेक से डिस्कस करके ही करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें है वो है वॉकिंग। इनफैक्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ये रेकमेंड करती है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स। तो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो अगर 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजिंग करे तो वो बहुत अच्छा है। बट अगेन वापस से वो मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, अब आपको याद हो गया होगा, वो चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसमें मॉडरेट एक्सरसाइजिंग में सबसे सिंपल कौन सा है? वो हमारा वॉकिंग। वॉकिंग इज द सेफेस्ट एक्सरसाइजिंग, क्योंकि उसमें आप अपनी पेस को कंट्रोल कर सकती हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं, आप बिल्कुल अपने मुताबिक कर सकती हैं। आपको कितनी स्पीड करना है, कितनी देर करना है, ये पूरा आपका सेल्फ कंट्रोल्ड है। तो वॉकिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सेफ एंड वेरी गुड। कहा जाता है 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा देर बैठ के हल्का सा सांस ले लें, रेस्ट कर लें, फिर थोड़ा वॉक कर लें। तो इस तरह से अपने बॉडी को रेस्ट दे के आप अगर वॉक करें तो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी नाइस। तो आप ये रेगुलर बेसिस में वॉकिंग करना ही चाहिए, प्रोवाइडेड आपको अलाउड हो। दूसरा फॉर्म ऑफ जो एक्सरसाइज है वो स्विमिंग। स्विमिंग इज कंसिडर्ड टू बी रियली रियली गुड, काफी अच्छा माना जाता है, करना चाहिए। लेकिन स्विमिंग में क्या एक प्रॉब्लम होती है कि आप कोई ऐसे पूल में जा रही हैं जो बहुत भीड़ वाली है, तो बहुत रिस्की हो जाता है, कहाँ से कौन सा लेग आके आपको हिट कर दे, कौन सा हैंड हिट कर दे। तो अगर सेफ पूल है जहाँ लोग कम हैं, आप सेफली कर सकती हैं तो ही करिएगा, नहीं तो हमने डिस्कस किया, हमने बताया, आप कल पूल में पहुंच गई, वहाँ इतनी भीड़ हुई और कहीं से कुछ धक्का लग गया तो गलत हो जाएगा। विल नॉट लाइक दैट। सो प्लीज अपना इंटेलिजेंस यूज करें, प्रॉपर जगह पे करें। और 3rd ट्राइमेस्टर में स्विमिंग नहीं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज तब बेली बहुत बड़ी हो जाती है एंड थोड़ा सा बॉडी हैवी हो जाता है, तो वो उतना सूटेबल नहीं है। बट बिगनिंग में येस, यू कैन ऑलवेज डू। और जो बहुत रिकमेंडेड फॉर्म है वो है हमारा योगा। मुझे योगा के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बिकॉज ये तो आज हमारे भारतवर्ष ही क्या पूरे विश्व में एकदम प्रचलित हो रखा है। हम सबको मालूम है कि योगा की क्या इम्पोर्टेंस है और योगा कितना बेनिफिशियल और कितना अच्छा है। बस प्रेग्नेंट वुमेन जब योगा करे तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि कोई भी पॉस्चर जो बेंड करने वाला हो वो बिल्कुल भी ना करे जिसपे आपके यूट्रस पे प्रेशर लग रहा हो। तो नो बेंडिंग पॉस्चर शुड बी डन, नो बैलेंसिंग पॉस्चर। जैसे हम वृक्षासन करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं, आसनास हैं जिसमें हमें बैलेंस करना पड़ता है बॉडी में। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, बॉडी थोड़ी हैवी हो जाती है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी शिफ्टेड हो जाती है, तो बैलेंसिंग में क्या थोड़ा गिरने का डर होता है। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ज़्यादा बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें। तो बेंडिंग एक्सरसाइजेस, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, इस तरह के एक्सरसाइजेस को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप योगा कर रही हैं, बहुत अच्छा योगा करना। और कुछ कुछ आसनास तो इतने अच्छे हैं कि वो हमारे डिलीवरी में बहुत सपोर्ट करते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। बट जैसा कि मैंने कहा कि एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, सो इसलिए मैं कोई भी आसन का नाम रेकमेंड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हर की सिचुएशन अलग है। तो बेस्ट है आप कोई ना कोई योगा प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में आप
ये सारे योगिक एक्सरसाइजेस को करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। योगा इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड योगा की क्या खास बात है, कुछ भी नहीं कर सको तो सुखासन कर लो, शवासन कर लो, मतलब ऐसे ऐसे भी आसन है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बट जब हम वो राइट पॉस्चर्स लेते हैं तो हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपकी बॉडी टाइप, आपकी प्रेगनेंसी के स्टेटस के हिसाब से जो एक एक्सपर्ट योगा प्रैक्टिशनर है वो बिल्कुल एक अच्छी रेजीम आपको बना के दे सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक इस तरह का एक टेलर मेड कस्टमाइज्ड आप एक योगा प्रोग्राम ले और किसी के गाइडेंस में करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल मैम, जो फिट माएँ हैं वो ये सब एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकती है, वॉकिंग कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है, लेकिन जो ऐसी माएँ हैं जिन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा गया है, जो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो किस तरह से एक्सरसाइज कर सकती है? बिल्कुल, इनफैक्ट बेड रेस्ट में तो और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। वेरी इजी। हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो बॉडी पार्ट्स को बिना मूवमेंट किए भी हम बहुत डीप लेवल की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेड है, तो कुछ नहीं आपने किया, सिंपल बेड रेस्ट पे है, बेड पे बैठी हुई हैं, जैसे भी हैं, आराम से नेक को नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, जैसी आपकी कैपेसिटी है। साइडवेज टर्न किया, रोटेशन किया, क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, इस तरह से किया, राइट। आपके जैसे आईज हैं, आईज को आप मूवमेंट दे सकती हैं, ऊपर देखा, नीचे देखा, साइडवेज देखा, मोशन किया, सर्कुलर मूवमेंट आपने किया। आपकी रिस्ट है, रिस्ट को आपने इस तरह से ऊपर नीचे किया, आपने मूवमेंट्स दी रिस्ट को। आपका शोल्डर है, वो शोल्डर को आप मूवमेंट दे सकती हैं, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी दोनों, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। सो देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ये हमारा जो बुक है मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार में, उसमें हमने डिटेल में इसके कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बताए हैं। हमारा जो ऐप है ड्रीम बेबी ऐप, उसमें हमने काफी सारे सूक्ष्म क्रियाएं, फेस योगा, फेस से बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ब्रेन जिम कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें आप बेड में बैठी बैठी कर सकती हैं आराम से। और आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज एक तरफ तो हमको बेड रेस्ट मिली है, बट एट द सेम टाइम हमारे ऑर्गन्स जकड़ जा रहे हैं, तो जब तक आप उनको इस तरह से ओपन अप नहीं करेंगी, खोलेंगी नहीं, तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। और बाद में डिलीवरी के टाइम एंड पोस्ट डिलीवरी उसका जो बोलते, अभी तो चलो हमें बेड रेस्ट है तो वी हैव टू डू इट, बट बाद में उसका बैकलैश होगा, बिकॉज जब ऑर्गन्स एकदम जकड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल आएगा आपको। तो इसलिए बेड पे बैठे बैठे सिंपल चीजें आपको हमारे ऐप में बहुत सारी मिलेंगी। आप प्लीज उसको डाउनलोड करके जरूर करें। इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप बेड में बैठे बैठे जो आपका, बट यस, अब बेड में अगर आपको बिल्कुल लेटे बोला गया है पाँव ऊपर करके, बिकॉज आपके प्लेसेंटा की पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपकी कुछ ब्लीडिंग हो रही है, देन अगेन मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप कुछ वैसा करो। तब आप देखो, अगर आप लेटे हो तो सिर्फ मे बी आप हैंड कर सकते हो, राइट, आप मे बी आइस कर सकते हो। तो वो आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, हमें नहीं मालूम आपकी सिचुएशन क्या है, तो हम एक जनरल गाइडलाइंस दे रहे, आप अपने इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। जस्ट ये कि भाई हमें बेड रेस्ट है और हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बाद में तकलीफ आपको आएंगी। तो जो आप कर सकते हैं वो आप बेड में बैठे बैठे जरूर करें। जी बिल्कुल मैम, ये तो हमारा 4th पिलर था एक्सरसाइज। हमारा जो 5th पिलर है वो है प्राणायाम, तो वो भी काफी फायदेमंद होता है, और वो जो जिन्हें बेड रेस्ट बताया गया है वो भी कर सकती हैं। तो प्राणायाम का क्या सिग्निफिकेंस है? प्राणायाम यानी प्राणों पे आयाम देना, मतलब प्राणों को कंट्रोल करना, यानी हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करना। अभी क्या हो रहा है, हम अनकॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो ब्रेथ हम अपने अंदर ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किस तरह से हो रहा है। जब हम फोकस्ड हो जाते हैं अपने ब्रेथ पर, कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, तो वो ब्रेथ को हम बहुत प्रॉपरली अपने बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, हम फोकस्ड कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, कॉन्शियस इनटेक एंड कॉन्शियस
एक्सपल्शन, मतलब ब्रीद इन भी कॉन्शियसली, ब्रीद आउट भी कॉन्शियसली। तो उससे हमारे जो डिफरेंट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, एक्सरसाइज से तो हमारे क्या ऊपर के ऑर्गन्स पर वर्क हो रहा है, बट अगर हमें सारे ऑर्गन्स पे इंटरनली वर्क करना है, उनको इंटरनल मसाज देना है, इंटरनल एक्सरसाइज करानी है, तो उसमें प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है। और प्राणायाम क्या करता है, बिकॉज हम ऑक्सीजन को इतने डीपली लेते हैं और डिफरेंट वेज में लेते हैं, तो हमारे हर ऑर्गन में एकदम अंदर अंदर तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। तो इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। और प्रेगनेंसी के केस में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे फीटस तक बहुत अच्छे से पहुंचता है। कौन से ऐसे प्राणायाम है जो एक गर्भवती माँ को करने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम, इनफैक्ट वो तो एक रेगुलर वे ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब उसी तरह से हम सबने श्वास लेना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ फास्ट लाइफस्टाइल, लाइक ऑब्सेशन टुवर्ड्स शॉर्टकट्स, हमने सांस लेना ही हम भूल चुके हैं कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम जो हम सब ने फॉलो करना चाहिए वो है योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग में क्या है कि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास पहुंचनी चाहिए सबसे पहले हमारे एब्डोमेन सेक्शन में, हमारे पेट में, और वो हमारे एब्डोमेन को एक्सपैंड करनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो श्वास जो है वो फिल करे हमारे चेस्ट सेक्शन को, थोरैसिक को, और थोरैसिक एक्सपैंड हो। और फिर वो श्वास हमारे शोल्डर्स सेक्शन को एक्सपैंड करे, हमारा शोल्डर्स जो ब्रॉडन हो जाए। तो जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो सबसे पहले एब्डोमेन, फिर थोरैसिक और फिर क्लैविक्युलर, ये रीजन जो है, ये तीनों रीजन बिल्कुल एक्सपैंड हो जाए और हमारी जो आकृति है वो बिल्कुल एक्सपैंडेड हो जाए। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो पूरा उल्टा प्रोसेस, सबसे पहले शोल्डर्स ड्रॉप हो, फिर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, और फिर एब्डोमेन जो है वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब रेगुलर सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस सतही हो रही है, पूरी अंदर तक नहीं जा रही। इनफैक्ट स्टमक तक तो हमारी सांस पहुंचती ही नहीं है। और हमारा बेबी कहाँ है? हमारे पेट में ही है। पेट में ही है, तो उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच रहा है बट जितना हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं वो नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम योगिक ब्रीदिंग के द्वारा हम प्रॉपरली श्वास को ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टमक को एक्सपैंड करेंगे, फिर हम अपने थोरैसिक को करेंगे, और फिर हमारा क्लैविकुलर सेक्शन जो वो एक्सपैंडेड होगा। और जब ब्रीद आउट करेंगे तो हमारा शोल्डर्स ड्रॉप होगा, हमारा चेस्ट सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हमारा स्टमक वापस से टक इन हो जाएगा टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि आपका जो ऑक्सीजन है बिल्कुल अंदर तक जा रहा है और एक अलग ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, बेटर ऊर्जा, स्ट्रॉन्गर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसे हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एनी टाइम ऑफ द डे जब आपको ख्याल आए, आप बस ऐसे ही बैठे हो, अपने ब्रेथ पे फोकस करो और इस तरह से ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। और करते करते आपकी हैबिट ऐसी बन जाए कि नॉर्मली में भी आप जब अपना ब्रेथ वर्क कर रहे हो, अपनी श्वास ले रहे हो, बिकॉज आप हर सेकंड श्वास तो ले ही रहे हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें आप श्वास नहीं ले रहे हो, राइट? तो आप श्वास तो ले ही रहे हो, बस फोकस करके उसको और थोड़े से बेटर तरीके से आप लो। सो ये योगिक ब्रीदिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, एंड सबसे सिंपल है। इसमें ना बेड रेस्ट की बात है, ना कोई चीज की बात है, आप जिस भी कंडीशन में हो, ये तो श्वास लेने की बात है। तो श्वास तो आपको लेना ही है, तो जब लेना है तो क्यों ना उसको बेहतरीन तरीके से ले जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे। अब इसके बाद हम डिफरेंट प्राणायाम पर आते हैं, जो प्राणायाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्राणायाम हमें करना चाहिए वो है बैलेंसिंग प्राणायाम। हम जब आगे के सेशंस होंगे, आगे के एपिसोड्स होंगे, तो स्पिरिचुअल वेलबींग में हम जानेंगे हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं, और वो नाड़ी में जो इंपॉर्टेंट नाड़ी है वो है ईड़ा और पिंगला। और ईड़ा और पिंगला जो है जब बैलेंस होती है तो सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम अपने दोनों नाड़ियों को, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं। और जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे अंदर वो एक बैलेंस को लेके आता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या करना है, हमें राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास लेनी है, और फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और राइट से श्वास छोड़नी है।
फिर जहां से छोड़ा राइट से, वहीं से हम श्वास लेंगे और फिर हम अपने लेफ्ट से छोड़ देंगे और फिर वापस लेफ्ट से लेंगे। यही प्रक्रिया से हम लेते जाएंगे 10 राउंड्स, 15 राउंड्स, 20 राउंड्स, जितनी भी आपकी क्षमता है। और जितना श्वास को गहरा बना सकेंगे वो उतना अच्छा होगा। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिसमें हम श्वास को लेने के बाद रोकते भी हैं, कई बार हम कुंभक बंधास लगाते हैं, लेकिन वो सब नहीं रेकमेंडेड है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही करना है, जिसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। प्लेन एंड सिंपल। सिर्फ ध्यान इस बात का देना है कि श्वास जितनी डीप हो सके, क्योंकि श्वास जितनी डीप होगी वो उतने अच्छे से ऑक्सीजन को आपके बॉडी में लेके जाएगी जी। तो ये पहला प्राणायाम है, वो है बैलेंसिंग प्राणायाम। फिर हम दूसरे प्राणायाम पे आते हैं, वो है सेंसिटाइजिंग प्राणायाम, जो हमें सेंसिटाइज कराता है। और उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो उज्जयी जी। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करते हैं? उज्जयी प्राणायाम में हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में हम अपने थ्रोट में एक कंस्ट्रेन लेके आते हैं, कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जैसे उसको जकड़ लिया हमने जी। और जकड़ के हम श्वास को वापस से छोड़ते हैं जी। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, नेचुरली क्योंकि हमने अपने थ्रोट को जकड़ लिया है, एक साउंड क्रिएट होता है जो सिंह के गर्जन की तरह है। जी। और सिंह क्या है? सिंह पूरे जगत का विजेता है, तो इसलिए इसको उज्जयी कहा जाता है और इसे उज्जयी साउंड कहा जाता है जी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम श्वास अपनी नासिका से ले रहे हैं। लेने के बाद यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन क्रिएट करके हम वापस से नासिका से अपने श्वास को छोड़ते हैं और छोड़ने के टाइम में एक साउंड क्रिएट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आते थर्ड टाइप। पहला था बैलेंसिंग प्राणायाम, जिसमें हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। दूसरा है सेंसिटाइजिंग प्राणायाम, जिसमें हमने उज्जयी किया। अब तीसरा है कूलिंग प्राणायाम, जो हमारे अंदर शीतलता देता है। कूलिंग प्राणायाम में दो टाइप्स है, एक शीतली और दूसरा शीतकारी। शीतली जैसा कि उसका नाम है, वो हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट देता है। तो शीतली में हम क्या करते हैं? अपने मुंह को, जैसे आपने स्ट्रॉ ले ली है एक मुंह में, स्ट्रॉ जैसा मुंह बना देते हो और फिर मुंह के तरफ, अभी तक हम जितने प्राणायाम कर रहे थे उसमें नासिका से श्वास ले रहे थे। शीतली शीतकारी में मुंह से श्वास लेते हैं और नासिका से छोड़ते हैं। तो हम ऐसा ओ बना के हम श्वास अंदर लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, मुंह को नॉर्मल कर लेंगे और नासिका से श्वास को निकालेंगे। और जब हम ये करेंगे तो हम फील करेंगे कि हमारा जो माउथ सेक्शन है उसमें एकदम अचानक से ठंडक आ गई है। बहुत आनंद आता है इसको करने में। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, ध्यान सिर्फ इस बात का देना है कि श्वास गहरी और लंबी हो। जी। इसी का एक और वर्जन है, वह शीतकारी। जी। शीतकारी में क्या होता है? हम दांत को भींच लेते हैं, दांत को क्लेंच कर लेते हैं। जी। क्लेंच करके वैसे ही मुंह के थ्रू श्वास लेते हैं और नासिका से वापस से नॉर्मल मुंह करके नासिका से श्वास छोड़ते हैं। एक बार हम साथ में करेंगे। दांत को क्लेंच कर लीजिए और फिर मुंह से सांस लीजिए। आपने ठंडक महसूस की होगी कि कितना ठंडक होता है। तो शीतली और शीतकारी हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट लेके आता है। बहुत पावरफुल प्राणायाम है। हमारे जो बॉडी में हीट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस एंड एवरीथिंग, उसे शांत करता है। बट अगर टेम्परेचर बहुत लो है, ठंड का समय है, तो आप इसको अवॉइड करें, बिकॉज तब हमें कूलिंग नहीं करनी है। बिकॉज ऑलरेडी कूलिंग आपको मिल रही है, तो आपको सेल्फ क्रिएट नहीं करना है। तब ये प्राणायाम को हम ऑफ कर देंगे, हम ये प्राणायाम को नहीं करेंगे। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। फर्स्ट टाइप बैलेंसिंग, जिसमें हमने नाड़ी शोधन किया। सेकंड टाइम सेंसिटाइजिंग, जिसमें हमने उज्जयी किया। थर्ड टाइप हमारा था कूलिंग, जिसमें हमने शीतली और शीतकारी किया। अब नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ टाइप, जिसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम पूरे शरीर में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पूरे शरीर के एक एक सेल को हम जागृत करते हैं। तो उसमें भी दो टाइप्स है, एक भ्रामरी और एक ओमकार। तो भ्रामरी में हम क्या करते हैं? हम अपने थंब से अपने ईयर्स को ब्लॉक कर लेते हैं
और हल्के हाथों से हम अपने आंखों को इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। और ऐसे क्लोज करने के बाद में हम क्या करते हैं, अंदर से ओमकार की चैंटिंग करते हैं। आवाज मुंह से नहीं निकलती, अंदर में ही ओमकार की चैंटिंग होती है। और वो चैंटिंग एक भ्रामरी यानी बी, एक भ्रामरी की जो गुंजन होती है, वो गुंजन के साउंड की तरह होती है, जो हमारे पूरे शरीर में फैलती है जी। जितना गहरा और लंबा कर सके उतना अच्छा। और लेकिन अपनी कैपेसिटी को नहीं आप स्ट्रेच करिए, बिकॉज आप प्रेग्नेंट है, इसलिए जितना आपसे बनता है उतना करें। जबरदस्ती सांस रुक नहीं रही, आप रोक रही हैं, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितनी आपकी क्षमता आप अपनी क्षमता से करें। अब इसका एक और वर्जन है, वो है प्रॉपर ओमकार का नाद। ओमकार के नाद में क्या हो रहा है कि हम ओमकार की चैंटिंग कर रहे हैं और सबको सुनाई दे रही है। भ्रामरी में मे भी कुछ एक हमिंग साउंड लोगों को सुनाई देगा, हमें अच्छे से अंदर में साउंड करेगा, बट बाहर से खाली हमिंग साउंड आएगा। बट ओमकार में सबको पता चलेगा कि आप ओमकार की चैंटिंग कर रही हैं, तो आपको तो फायदा मिलेगा ही, बट उस पूरे परिवेश को जहां पे आप चैंट कर रही हैं सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ओमकार की चैंटिंग में क्या हो रहा है, हम ओमकार, ओम जो शब्द है वो बना है अ, उ और म से जी। ये 3 शब्द से बना है। तो अ और उ की संधि होके बन गया ओ और फिर म। तो अ, उ और म तीनों को हमें इक्वल बैलेंसिंग, इक्वल टाइम देना है जी। तो अगर हम 9 सेकंड तक ओमकार की चैंटिंग करते हैं तो 3 सेकंड अ, 3 सेकंड उ और 3 सेकंड म। बट अ और उ मिलके ओ हो गया तो वो 3 + 3 6 हो गया, यानी ओ की चैंटिंग 6 सेकंड और म की चैंटिंग 3 सेकंड। जी। इस तरह से आपको बहुत गहरे में श्वास लेके ओमकार के चैंटिंग करना और उसके वाइब्रेशंस को अपने एक एक सेल में फील करना है। इसलिए इस कैटेगरी को हम कहते हैं एक्सपैंडिंग अवेयरनेस। हमें हमारे पूरे शरीर का अवेयरनेस हो रहा है। इस तरह से ये 4 टाइप हम करते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग, सेंसिटाइजिंग, कूलिंग और एक्सपैंडिंग अवेयरनेस। तो जब हम इसका पूरा सेट करते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक कोने में जाता है और हमारे एक एक पार्ट को जागृत कर देता है। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि एक्सरसाइज और प्राणायाम क्या रोल रखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमारी फिजिकल वेलबींग को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गर्भ संस्कार के बारे में हम आपसे और भी जानकारी चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।